पहला एक ऐसा आपका पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की क्लासेस में बिल्कुल बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। पहला एक पैराग्राफ आता है और इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल, यानी गहरी रात पर। पहला पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहला ये जो लाइन्स हैं क्या बोल रहे हैं कि डीप इन द नाइट, ठीक है, बहुत ही रात, गहरी रात पर जब सब कुछ शांत रहती है। व्हेन ऑल इज स्टिल, यानी सब कुछ, गहरी रात पर जब सब कुछ शांत रहती है। अ मून लर्न्स क्लाइम द विंडो स्टिल, तो ये धीरे धीरे एक चांद ना, धीरे धीरे एक चांद खिड़की की हमारी खिड़की की ओर चढ़ती है। यानी हमारी जो पोएट है ये बोल रहे इनके रूम के बाहर एक खिड़की है और एक खिड़की के पास धीरे धीरे कौन आता है ना, चांद आता है। ओवर योर बेड इट सॉफ्टली फ्लाइज, तो धीरे धीरे ये कहाँ आता है, खिड़की से होते होते कहाँ पर ये चढ़ता है ना, आपके बेड के पास ये आता है। इट सॉफ्टली फ्लाइज, धीरे धीरे ये आता है। टू सी इफ स्लीप हैज क्लोज्ड योर आइज, और आपके तकिए के पास, यानी आपके एक सीन को समझिए कि आपके एक घर का खिड़की है, उस खिड़की के पास आपका बेड है और गहरी रात पर चांद धीरे धीरे चौखट के पार करके, किसकी, खिड़की की चौखट को पार करके आपके तकिए के पास आता है और धीरे धीरे ये देखता है, क्या देखता है कि आप सोए तो नहीं, क्या आपकी आंखों में नींद आया कि नहीं। अ पिंच ऑफ द गोल्ड सम फेरी सैंड इट क्लैप्स within that moon learns hand, क्या बोले ना, ये अपने साथ, ये मून अपने साथ क्या लेके आती है ना, मून अपने साथ ए पिंच ऑफ गोल्ड, यानी कुछ सोने की छोटी छोटी टुकड़े लेके आती है। साथ ही साथ कोई परियों जैसा सैंड ना, इसका जो सैंड है, इसके पास जो रेत है ये परियों का जैसा, सैंड को तुलना की जाए परियों के साथ ना, परियों के साथ जैसे सैंड ये लेके आया है अपने साथ। जो उसका पास जो रेत है वो परियों समान रेत हैं। इट क्लैप्स विथिन दैट मून लीन्स हैंड, ये अपने आप को, आपके परी जो मून है, ये दोनों अपने हाथों को, चांद अपने दोनों हाथ को क्लैप करती है। क्यों क्लैप करती है, ताकि ये आपके ऊपर नींद को डाल सके। इसका पास जो गोल्ड होता है और इसका पास जो परियों समान, इसका पास जो रेत होती है, इस रेत जादुई रेत होती है, जो अगर आपके बेड पर आप लेटे हो और आपका नींद नहीं आया तो ये चांद क्लैप करती है, दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टकराती है और टकराने के बाद, क्लैप करने के बाद उसकी हाथों से क्या निकलती है ना, रेत और साथ ही साथ सोने के कुछ टुकड़े। इफ बाय चांस यू आर नॉट स्लीप इट कम्स टिपटो ऑन द जेंटल फीट टू टच योर आईज विद गोल्डन बीम्स एंड टेक यू टू द लैंड ऑफ द ड्रीम्स। अगर आप रात के समय में आप नहीं सोते हो तो आपके बिछड़ों के धीरे धीरे तकिए के साथ ये आती है, तकिए के पास ये आती है और दोनों हाथों को क्लैप करती है और आपको स्पर्श करती है और आपकी आंखों पर नींद लाती है और आपको कहां लेके जाती है ना, ये आपको सपनों की दुनिया पर चांद लेके जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट सारे सवालों को। चलिए आपका स्क्रीन पर पहला सवाल, द पोएट स्पीक्स, पहला सवाल क्या है ना, द पोएट स्पीक्स ऑफ द मूनलाइट एज इफ इट वेर ना, हमारे कवि ने मूनलाइट को यानी चंद्रमा की रोशनी को किसके साथ कंपेयर किए हैं, ये किसके साथ मूनलाइट को दिखाए गए हैं ना, शैडो के साथ। द मूनलाइट एज इट वेर शैडोज, छाया के साथ इसको दिखाया गया है, ठीक है, परछाइयों के साथ। अ पिंच ऑफ द, सेकंड दूसरा क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ गोल्ड सम फेरी सैंड, द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब। इन तमाम दो चीजों को, यानी पिंच ऑफ गोल्ड सोने की कुछ टुकड़े या फिर रेतों, परियों समान रेतों की कुछ टुकड़े को, ये किसके साथ कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल हमारे कवि क्यों किए हैं,
इन दोनों वर्ड फ्रेज को इस्तेमाल हमारे कवि क्यों किए हैं ना? द कलर ऑफ द मून, क्या दिखाने के लिए किए हैं? जो कि चांद की रोशनी किस प्रकार होती है, चांद की रोशनी की कलर, रंग कैसी होती है, इस रंग को तुलना करने के लिए, हमको समझाने के लिए कि जो चंद्रमा होती है उस चंद्रमा की रोशनी किस कलर का होती है, यानी किस रंग का होती है, तो वो रंग दिखाए हैं पिंच ऑफ द गोल्ड एंड सम फेरी ऑफ द सैंड के साथ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, अ सूदिंग इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अ सूदिंग इफेक्ट ऑफ द मून लाइट इज दैट, बहुत ही मनोरम चांद की जो रोशनी है, चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी क्या होती है? बहुत तीव्र होती है, प्रखर होती है, मगर चांद की रोशनी हमारे आंखों के लिए बहुत ही आरामदायक, सुहानी होती है। तो इसको किसके साथ दिखाया गया है ना? इट पुट्स अ चाइल्ड टू स्लीप। तो ये हमारी जो चांद की रोशनी क्यों आती है, ये चांद की रोशनी बहुत ज्यादा सूदिंग है, बहुत ही ज्यादा मनोरम है। ये क्यों आती है ना? एक छोटे से बच्चे जिसका आंख में नींद नहीं आया, उसकी आंखों पर नींद आने के लिए चांद की रोशनी खिड़की से आती है आपके तकिए के पास, ताकि एक छोटा सा बच्चा गहरी नींद पर जा सके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। He says I am busy, कल हम करवाए थे, ठीक है ना? कल हम नरेशन करवाए थे। क्यों करवा रहे थे? क्योंकि नरेशन से डायरेक्ट सवाल आता है, नरेशन से डायरेक्ट सवाल आता है। ही सेज आई एम बिजी। हम बोले थे कि इनवर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है? इनवर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि ये आरएस है और ये क्या है? आरवी है। बताए थे कल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कल पूछे थे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से एकदम सवाल उठा करके देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से सवाल डायरेक्ट उठाता है। तो कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन सी। क्यों ना? आरवी यहां पर प्रेजेंट टेंस में है। हम क्या बताए थे कि आरवी आप अगर आपका प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर फ्यूचर टेंस में होता है, अगर आरवी, ये वाला आरवी अगर प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता है। कल वीडियो में एक्सप्लेनेशन थ्योरी में हम बताए थे कि नहीं? क्यों बताए थे? इसी चीज के चलते, है ना? चलिए, जो लोग क्लासेस को नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस को जो लोग बच्चे नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप क्लासेस को, कल की क्लासेस है, पिछली क्लासेस को हम अपलोड कर चुके हैं, उसको देखिए और आपको करना है उस क्लास को, क्योंकि उसी क्लास से डायरेक्ट सवाल पूछी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने बोले कि तुम ज्यादा देर तक, यानी बहुत ही दिन तक तुम स्वस्थ रहो, जुग जुग जियो। हम लोग बोलते हैं ना कि जुग जुग जियो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर बताइए, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि ही प्रेड, उसने प्रेड की ख्वाहिश की ना, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। 5 का सी होगा। चलिए अगला वाला करते हैं। देखिए, वी कंसीडरिंग, क्वेश्चन नंबर 6, वी कंसीडरिंग दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली। तो ये क्या होगा? कंसीडर, कौन सा सही जवाब होगा? कंसीडरेड, कंसीडर, कंसीडर्स या फिर हैड कंसीडर्ड। ये जो वर्ड है बोल्ड करके दिया हुआ है कंसीडरिंग, ये कंसीडरिंग में कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा ना? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वी कंसीडर। क्यों कंसीडर होगा? देखिए आईएनजी के साथ, वर्ब के साथ, याद रखिएगा मेरे बात को, वर्ब 1 प्लस आईएनजी, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब, यानी एम इज आर या फिर वाज वेर या फिर शैल और या फिर विल, शैल लगेगा या फिर विल लगेगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वी के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब एज भी नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा ना? ऑप्शन बी, वी कंसीडर होगा कि वी कंसीडर दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ना द हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रूम्स। अब यहां पर इज कंसिस्टिंग है, बोल्ड करके दिया गया है, तो इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा सही जवाब है। कौन सा सही जवाब है? ये घर
ये घर में 5 रूम का ये घर बना है, तो ये घर 5 रूम का बना हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा कंसिस्ट होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि घर किससे बना हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, ठीक है। ये घर आपसे जुड़ा हुआ है और घर बना है, ठीक है ना। ये घर कंसिस्ट होता है, किसी भी चीज का अगर बना हुआ रहता है, किसी दूसरे मटेरियल से कोई चीज अगर बना रहता है तो वहां पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स, ठीक है। और इसका ट्रिक याद करके रखिएगा, कंसिस्ट ऑफ के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ऑफ के साथ यहां पर इस प्रकार का सेंटेंस में ऑफ के साथ आईएनजी नहीं लगता है। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स, इसके जगह में कुछ और दे दिया जाएगा, तो वहां पर आप प्रेजेंट टेंस में लगिए। और प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होता है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नाउ व्हाट आर द कैटरपिलर्स एंड फ्लाई इन द पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। तो यहां पर कैटरपिलर्स और फ्लाई कौन है, किसके बारे में इसको दिखाया गया है? कैटरपिलर्स और फ्लावर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी इंसेक्ट, ये कीड़े हैं, ठीक है, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ना फाइनली व्हाट वाज द मार्क ऑन द वॉल, ठीक है। लास्ट में जो वॉल में था ना, एक वॉल में धब्बा था, किस चीज का? नहीं, एक स्नेल था। क्या था? स्नेल। क्वेश्चन नंबर 9A, स्नेल। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सॉरी, इसका होगा एंटी सोशल एलिमेंट, सॉरी इसका होगा ऑप्शन 8 का सी होगा, 8 का सी होगा, है ना, याद रखिएगा 8 का सी होगा, एंटी सोशल एलिमेंट होगा। कैटरपिलस यहाँ पर इंसेक्ट का मतलब नहीं होता है, कैटरपिलस का मतलब होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर किया गया, इंसेक्ट नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, गलत आंसर हम बोले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नाउ विथ एक्सीडेंट इज मेंशन एट द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगेन। ये जो आई सेल माई ड्रीम में किस प्रकार, आई सेल माई ड्रीम्स किस घटना के बारे में, कौन सा इंसिडेंट, कौन सा दुर्घटना हो रहा है, और उसी दुर्घटना से ये कहानी शुरुआत होती है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कि एक कार आकर के होटल की जो दीवार पर था वो जा धमका, एक होटल, ठीक है, रिवेरा होटल, और उस होटल की जो दीवार था उस दीवार में एक कार आकर के लगा, और किसके कारण हुआ था? ने एक बहुत आंधी चला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। इन द पास्ट व्हाई वाज द नैरेटर इन ऑ ऑफ फ्रीडा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 11, तो ऑप्शन 11 का ए होगा ना, सी स्पोक अ बिट ऑफ स्पेनिश, ठीक है, वो स्पेनिश भाषा बोल सकती थी, थोड़ी बहुत स्पेनिश भाषा वो बोल सकती थी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इविलिन, हमारा जो स्टोरी है इविलिन के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू। फ्रैंक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ही वांट्स टू मैरी इविलिन, ये सही है। ही टेल्स स्टोरी ऑफ हिज ट्रैवल, ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों तो सही है। ऑप्शन सी देखिए, ही लाइक्स म्यूजिक, हाँ फ्रैंक को म्यूजिक पसंद था। ही हैज चैलेंज इवलिन्स फादर इन अ डुएल, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम हु सोल्ड ड्रीम्स, तो ये कौन होगा? हम सभी को पता है फ्रॉफिडा, फ्रॉफिडा होगा। आपको एक फ्रॉफिडा वाला जो घटना है, यानी आई सेल माई ड्रीम, आई सेल माई ड्रीम को, आई सेल माई ड्रीम, है ना, इसका सारा जो वीडियोस है
इंग्लिश सिलेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जाके सारे वीडियो को अब देखने का समय नहीं है। आप क्या कीजिएगा न, जल्दी जल्दी जितना शॉर्ट क्वेश्चन है, जितना जितना एक्सप्लेनेशन हो, जितना जल्दी हो सके उसको आप कवर कर लीजिए। 1 घंटा में जितना हो सके, 1 से 2 घंटा में आज सभी चीज को कवर कर लीजिए। आई सेल माई ड्रीम और इविलिन वाला थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। आई सेल माई ड्रीम, इविलिन और चंडालिका, इसको ध्यान से कीजिएगा। तो फिल्म मेकिंग वाला चैप्टर को, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स को ध्यान से कीजिएगा, यहां से अधिक से सवाल आता है। मिल्टन और ब्लैक का पोएम, ठीक है, मिल्टन का पोएम्स और ब्लैक का पोएम्स और कुबला खान, ठीक है। इनका जितना शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सारा को सारा जल्दी से जल्दी कीजिए। वीडियो है देख लीजिए, है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉफिडा लिव इन अ कैसल लाइक हाउस। फ्रॉफिडा कैसल लाइक हाउस में कहां पर रहती थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 ना? क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल में ये रहती थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी आवर्स डिड द पोएट एंड हिज बिलवेड स्पेंड टुगेदर ए लेक्चर अपॉन द शैडो। कितने समय तक हमारे पोएट और उनकी लवर एक साथ बिताए थे? तो 3 आवर्स। 15 का बी होगा 3 आवर्स, 3 घंटा तक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ना, अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से, ठीक है, पोएट के हिसाब से व्हाट डू द शैडो बिफोर नून रिप्रेजेंट। नून से पहले जो शैडो था वो किस चीज को डिफाइन करता था? नून से पहले यानी दोपहर से पहले जो शैडो थे, वो दोपहर से पहले का जो शैडो वो किस चीज को दिखाता था? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा ना? क्वेश्चन नंबर 16 का होगा सी, द लवर एंड बिलवेड कमिंग टुगेदर। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, प्यार में पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 16 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन डू शैडोज डिसअपीयर। शैडोज कब चली जाती है? शैडोज कब चली जाती है? सही जवाब बताइए ना। सन इज ओवरहेड, जब सूरज आपके सर के ऊपर हो, यानी नून के समय में। ऑप्शन में नून रहेगा या फिर द सन इज ओवरहेड, दोनों में से किसी एक रहेगा ऑप्शन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ हु वेर ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस टू बर्गमैन फॉर व्हाट ही वाज। सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का होगा सी, हिज सिस्टर होगा। 18 का कौन क्या होगा? हिज सिस्टर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 ना, द रिवर एल्फ रैन डाउन टू अ डैश द एक्शनलेस सी। कुबला खान से दिया गया है, कुबला खान से आया है। एल्फ रिवर कहां मेंशन है? कुबला खान को कौन लिखे हैं? एसटी कोलरिज ने कुबला खान को लिखे हैं। और वो जो रिवर कहां पर गिरती है? एक्शनलेस सी, यानी ऐसा समुद्र जिसकी तलहट पर सूरज की रोशनी नहीं जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच टाइप ऑफ द स्लेवरी आर मेंशन इन द एसे फ्रीडम बोल करके जो एसे है, ये भी बहुत ही चैप्टर जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रीडम स्लेवरी वाला। यहां से हर साल सवाल पूछी जा रही है, ठीक है ना। जितना को सवाल चैप्टर बताएं यहां से पूछी जाती है। तो नेचुरल स्लेवरी और अननेचुरल स्लेवरी दोनों ही होगा। ऑप्शन बोथ ए और बी दोनों ही होगा। एक प्रकृति की गुलामी करना और दूसरा है कि अप्राकृतिक चीजों का गुलामी करना या फिर ह्यूमन का गुलामी करना। अननेचुरल गुलामी यानी अप्राकृतिक चीजों की गुलामी करना, तो इसके जगह में ह्यूमन की स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी ऑफ द ह्यूमन, ये भी आ सकता है, याद रखिएगा। दोनों एक ही है, दोनों में से एक ही है। चलिए अगर ऐसा भी हो सकता है कि अननेचुरल स्लेवरी नेचुरल स्लेवरी, अननेचुरल के जगह पर ह्यूमन स्लेवरी भी दे सकते हैं, तो दोनों को लगाइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
Now, why did Dr. Margolin not want to attend the wedding at Brownsville? ब्राउन्सविले पर हमारे कवि, हमारे जो लेखक डॉक्टर थे ना, जो जीव डॉक्टर मार्गोलिन क्यों अटेंड नहीं होना चाहते थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा ना? इसका सही जवाब कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? 21 का होगा बी, बिकॉज ही वॉज ऑन अ फैट फ्री डाइट। नहीं, ये वाला होगा ऑप्शन, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना? ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। ये वाला बी, ये वाला सी और ये वाला डी, तो इसका होगा बिकॉज ऑफ द जूइश लॉस एंड द कल्चर वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉटेड। चलिए 21 का सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है whom did डॉक्टर मार्कोलिन ट्रीट विदाउट एनी चार्ज? सही जवाब क्या होगा? रब्बीस, रिफ्यूजीज या फिर जूइश राइटर, सभी को। रब्बीस हो गया जूइश जो प्रिस्ट होते हैं, यानी जूइशों के जो पुरोहित जिसको कहते हैं, ठीक है, पूजा पाठ जो जूइशों को करते हैं, रब्बीस। रिफ्यूजीज ये भी होगा, जूइश राइटर भी होगा, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं कि हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट द टाइम? ठीक है, कि समय के साथ जो लड़ाई होता है, तो समय के साथ लड़ाई में आखिरी में कौन जीतता है? समय के साथ जो लड़ाई चलती है, इसमें आखिरी में कौन जीतता है? ह्यूमन। और कैसे जब जीतता है? जब उसके सामने मौत आती है और मौत के बाद जब वो स्वर्ग में जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। whom does मिल्टन कॉल द सन ऑफ द मेमोरी एंड द हेयर ऑफ द फेम? किसको बोले हैं? मिल्टन ने किसको बोले हैं कि द सन ऑफ द मेमोरी और हेयर ऑफ द फेम? सही जवाब ना, सही जवाब आपका 24 का होगा। सही जवाब क्या होगा? 24 का होगा बी, शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को। ऑन शेक्सपियर विलियम का, मिल्टन का 2 है, ऑन शेक्सपियर है, ठीक है ना? ऑन शेक्सपियर ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन शेक्सपियर, ऑन टाइम एंड ऑन शेक्सपियर 2 है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि व्हाई वाज द वुमेन डिस्क्राइब इन कुबला खान वेलिंग? क्यों कुबला खान में जो महिला के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो वेलिंग क्यों है? तो इसका सही जवाब क्या होगा ना? इसका 25 का सही जवाब होगा सी, बिकॉज द डिमोन लवर हैड अबंडेंड हर। ठीक है, उसकी वो जो महिला है वो मतलब वो दुख में है, वो दुख में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसका शैतान जैसा उसका लवर उसको अकेला छोड़ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 ना। इन ट्रीज ब्राइट फ्लावर्स आर कंपेयर टू। ब्राइट फ्लावर किसके साथ कंपेयर किया गया है? ब्राइट फ्लावर के साथ 26 ब्राइट फ्लावर को होगा हिंडर फ्लैग के साथ। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ना। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हैज द पोएट विजिटेड कूल अगेन? तो कूल जो पार्क है वहां पर हमारे पोएट कितने दिन के बाद दोबारा वो वापस जाते हैं? तो ऑप्शन सी 19 साल। कितना होगा? 19 साल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 ना। इन द पोएम द वाइल्ड सॉन, ठीक है, द वाइल्ड सॉन्स ऑफ द कूल विच सीजन हैज बीन टॉक्ड अबाउट? किस मौसम के बारे में बताया गया है? समर, विंटर, स्प्रिंग या फिर ऑटम? 28 का क्या होगा ना? 28 का होगा डी, ऑटम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर्स टू लिसन टू? ये जो हमारे जो पोएट हैं क्लॉक टावर को सुनने के लिए बोले थे, क्लॉक टावर को सुनने के लिए, समझने के लिए बोले थे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ना। बीटिंग देयर gongs around the clock round the clock each slightly off the other's time dash और dash, क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कि डीपर और लाइटर। समझ में आया? यही आपका 30 सवाल था। 30 सवाल का एक सेट कर चुके हम लोग। इसी तरह से लगातार इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को हम लोग सेट को करवाते जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, टाइम टू टाइम क्लासेस को देखते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।